क्या बोला? रेसिस्टिविटी के ऊपर ये 10 टू द पावर -6 लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है। और यहां पर जो है ना, टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी का रिलेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। मान लो कि रेसिस्टिविटी जो है, किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी रो नॉट है टी नॉट टेम्परेचर पे। टी नॉट टेम्परेचर है, रेसिस्टिविटी उस समय कुछ तो होगी भाई। अब टेम्परेचर को तुमने क्या कर दिया बताओ? टी कर दिया। और नो डाउट ये टेम्परेचर टी जो है ना, टी नॉट से क्या है? ज्यादा है, ऐसा माना गया। तो रेसिस्टिविटी रो टी हो गया ऐसा, ठीक है। यानी ये रेसिस्टिविटी भी क्या है? बड़ी है, किससे? रो नॉट से। टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ती है, ऐसा हमने देखा है। चलो भाई, अब चेंज इन अगर पूछें, चेंज इन रेसिस्टिविटी, पूछे तो इसको कैसे लिखोगे? डेल्टा रो। चेंज इन रेसिस्टिविटी क्या होगा? डेल्टा रो। कैसे निकालोगे भाई? रो टी में से माइनस कर देंगे क्या? रो नॉट। अब ऐसा देखा गया कि रेसिस्टिविटी का चेंज डिपेंड किस पे करता है? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनिशियल रेसिस्टिविटी के। रेसिस्टिविटी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनिशियल रेसिस्टिविटी के। रेसिस्टिविटी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनिशियल रेसिस्टिविटी का। और रेसिस्टिविटी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चेंज इन टेम्परेचर का। चेंज इन क्या है? टेम्परेचर। अब इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की चीजों को अगर हम एक साथ लिख लें तो चेंज इन रेसिस्टिविटी दैट शुड बी इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं अल्फा, यहां लिखते हैं रो नॉट और लिखते हैं डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है? ये कॉफिशिएंट होती है, रेसिस्टिविटी के चेंज के कॉफिशिएंट को हम अल्फा लिखा गया है। अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या होगा? एग्जाम में गिवन होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी भी कह सकते। कोफिशिएंट ऑफ क्या? रेसिस्टिविटी। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। इस डेल्टा रो को हम लिख सकते हैं रो टी माइनस रो नॉट बराबर अल्फा रो नॉट डेल्टा आर। रो टी की वैल्यू हम लोग जस्टिफाई करते हैं तो रो नॉट लिख दिया जाए प्लस में अल्फा रो नॉट, यहां रो टी होगा, डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी। और यहां से रोटी का फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो किसके बराबर होगा बताओ? रो नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा चेंज इन क्या हो गया? टेम्परेचर। स्मार्ट फॉर्मूला है, कई बार इस तरीके से आपने सीखा है बचपन में। जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था ना तो इसी तरीके से सीखा था। नहीं सीखा था? कुछ याद आ रहा है थर्मल एक्सपेंशन का? इसमें लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, एरियल एक्सपेंशन पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट निकाला था। यहां भी रेसिस्टिविटी का थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है भाई। इसी तरीके से टेम्परेचर का भी थर्मल एक्सपेंशन लिख सकते हो, सॉरी रेसिस्टेंस का भी थर्मल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस का थर्मल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अक्सर इस फॉर्मूले पर क्या लिखते हैं? न्यूमेरिकल्स बनाते हैं हम लोग। रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लेंथ के लिए लिखना चाहते हैं एक्सप्रेशन तो लेंथ एल टी बराबर क्या होगा? एल नॉट
1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। लेंथ के लिए ऐसे लिख सकते हैं बच्चा। अगर एरिया के लिए निकालते हैं तो कैसे लिखोगे? एरिया के लिए, एरिया के लिए कैसे लिखोगे भाई? AT बराबर A नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये एरिया के लिए लिख सकते हैं। वॉल्यूम के लिए कैसे लिख सकते हैं बताओ? अल्फा नहीं होता था, यहां पर क्या लिखते थे बताओ बच्चा बाटी? बीटा लिखते थे। और VT बराबर क्या लिखते थे बताओ? V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा को क्या बोलते थे? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये हम लोगों ने 11th में सीखा था, ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ क्या? मैटर। क्योंकि हम जब हीट करेंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वहां पर कोएफिशिएंट सिर्फ चेंज होता था, एक जगह अल्फा, दूसरी जगह बीटा, तीसरी जगह क्या? गामा। और यहां पर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के लिए, दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं? अल्फा लिखते हैं। तो सभी बच्चे फॉर्मूला याद कर लिए? कैसे लिखेंगे फॉर्मूला भाई? एक फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सब अच्छे समझ लो। कैसे लिखोगे फॉर्मूला? डेल्टा रो बराबर अल्फा रो नॉट और क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। ठीक है। रेसिस्टेंस के लिए कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। जैसे भी लिख सकते हैं। अब इस आर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर को आर टी माइनस आर नॉट बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट को उठा के इधर ले जाओ तो आर टी बराबर क्या होगा? आर नॉट प्लस में अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट यहां से कॉमन ले लो, ये लिखने आना चाहिए सही बच्चों को। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा आर टी का फॉर्मूला हो गया। तो प्लीज इस तरीके से लिखना सीख लीजिए। अगर कोई आदमी कहेगा अल्फा का फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखोगे अल्फा का फॉर्मूला? अल्फा बराबर कैसे लिखोगे बताओ? डेल्टा रो को डिवाइड कर दोगे रो नॉट डेल्टा टी से। अल्फा का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। ये सब फॉर्मूला लिखने आएगा तो आप वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के साथ क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। हाँ? पिछली वाली स्लाइड पे ये वाली स्लाइड था हमारा, ठीक है। तो ग्राफ सब बच्चों को समझ में आ गया, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ रिलेशन। और इस वाले सारे फॉर्मूले पर जो हमने ऊपर लिखा है ना, ये वाला, ये तो मैंने 11th का लिख दिया बच्चा पार्टी, बट यहाँ पर जो है ये वाला रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए लिख लिया सब बच्चा? अब चलते हैं, ये ग्राफ हम लोगों ने समझ लिया। इसके पीछे एक दो टॉपिक और है, देखते हैं। कितना बज गया हमारा टाइम? कितना हो गया? 12 बज गया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं बच्चा, थोड़ा सा एक दो बातचीत कर लेते हैं फिर चलते हैं। एक टॉपिक हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का टॉपिक हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का टॉपिक हो गया। आसान है, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, ये भी आपने 10th में पढ़ा है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, ये भी आप जानते हो। यहाँ पर एक चर्चा चलेगी, सिर्फ है उस बात को आप अपने कॉपी में लिख करके दिमाग में रखोगे, 10th की बातें हैं। और एक हो गया हमारा सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस। और एक टॉपिक हो गया सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस। और एक और टॉपिक हमारा हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ये वाले टॉपिक। चलो इस टॉपिकों को फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, 10-15 मिनट में। आसान टॉपिक है, आप जानते हो सारे टॉपिक को, निकल गया दिमाग से, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि ये है क्या, सब बचे जाते हैं, ठीक है। ये छोटा ही होता है, हाँ ये थोड़ा ही सा है। देखो थोड़ा सा का मतलब ये थोड़ी होगा चटनी, चटनी तो हमने बोला नहीं कि
ये थोड़ा सा है, चटनी है, चटनी बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। थोड़ा सा खाने का मतलब है कि ठीक ठाक है और जल्दी हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ा का डिफिनेशन। हाँ, उसके साथ चटनी लगा दे तब समझ लो कि भाई बहुत छोटा है। देखो एनर्जी का रूप है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, नहीं है भाई, एनर्जी का नहीं है, हीट जनरेट कर लेता है, लाइट जनरेट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गया। तो जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब करंट किसी सर्किट में पास होगा तो हीट जनरेट होगा। सही बच्चे, एक टॉपिक लगा लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। स्लाइड नहीं लिखेंगे, जो मैं लिखूंगा वो लिखेगा, ठीक है। ठीक है सही बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। एनर्जी सब बच्चे जानते हैं, एनर्जी सभी बच्चे जानते हैं। एनर्जी क्या होती है? वो एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, फटाफट लिख लो सही बच्चे, एबिलिटी टू डू वर्क। और पावर क्या होती है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितना कंज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड पावर। अगर कोई बल्ब हमारा 10 वाट का है और इस पावर का यूनिट लिख लो वाट, मेरे साथ लिखते जाओ फटाफट, मैं स्लाइड आगे कर दूंगा। पावर का यूनिट वो नहीं लिखना है, ये लिखना है, तो पहले बता दिया वो मत लिखो। एनर्जी लिखो एबिलिटी टू डू वर्क, पावर लिखो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। और पावर की यूनिट क्या होगी बताओ? वाट होगी। हमारी 10 वाट की बल्ब है, क्या मतलब है कि हमारी ये बल्ब 10 जूल एनर्जी, 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खा जाएगा। 1 सेकंड में खा जाएगा मतलब कंज्यूम कर देगा। अब 10 वाट का बल्ब भी हो सकता है, 10 वाट का कोई भी चीज हो सकता है। बल्ब करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 10 जूल 1 सेकंड में वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई हीटर है 10 वाट का तो वो 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में यूज कर लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। चले भाई, अब पावर जो होती है जनरली एनर्जी बाय टाइम। अब देखो हमारे पास पावर का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, एनर्जी का भी फॉर्मूला था, एनर्जी वर्क के बराबर होता था, जूल इसकी यूनिट होती थी। एनर्जी की यूनिट या वर्क की यूनिट क्या होगी बताओ बच्चा पटी? जूल होगी। यानी जूल को पावर बराबर क्या हो गया? जूल इज डिवाइडेड बाय क्या बताओ? सेकेंड। जूल इज डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट इज कॉल्ड क्या? वॉट, ठीक है। एनर्जी के लिए पावर का फॉर्मूला बराबर पढ़ते हैं V इंटू आई, ये हमारा पावर, ये क्या है? पावर। V क्या था, कोई बच्चा बता देगा हमको? वोल्टेज क्या था? W बाई में क्या था? Q था, नहीं था W बाई में Q, बहुत बेसिक फॉर्मूला पहला सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। और करंट क्या था भाई? Q बाई में क्या था? T था। Q भैया Q भाई से कट गया, तो W बाई में T। W क्या है बताओ? वर्क है। वर्क बाई में टाइम है, वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड तो पावर। सही तो भाई, तो पावर का एक और फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम जो पावर का फॉर्मूला था, वर्क अपॉन में टाइम जो पावर का फॉर्मूला था, उसी को V इंटू आई भी लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला, ठीक है। चेंज कर सकते हैं। V किसके बराबर था तो बताओ? IR के बराबर था, ठीक है, V IR के बराबर था। तो पावर बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? पावर बराबर क्या सकते हैं बताओ? V बराबर IR लिख सकते हैं, और ये I हो गया, तो पावर बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R। लिख लेगा सब बच्चा, ठीक है। पावर बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R। लिखते जाओ मेरे साथ, छूट जाओगे भाई। पावर का बेसिक फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा ना तो वर्क बाय में क्या? टाइम, ये पावर का बेसिक फॉर्मूला है। जूल डिवाइड बाय सेकंड, दैट इज कॉल्ड वॉट। जूल डिवाइड बाय सेकंड, दैट इज कॉल्ड वॉट, ये वॉट है। पावर का एक नया फॉर्मूला हमने यहां तुम्हें पढ़ा दिया, VI, प्रूव करके दिखाया, W बाई टी ही है भाई, W बाई टी ही है। पावर में हम V का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं, V बराबर IR जानते हैं।
तो हमने V की जगह आई आर रख दिया, I का स्क्वायर बाई आर। पावर का बेसिक फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम या हीट अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं। ये सबका यूनिट क्या होगा, कोई बच्चा बता दो? जूल होगा। और ये यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो इस हीट के जगह, इस पावर के जगह हीट बटे में क्या लिख सकते हैं? टाइम बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। तो हीट का एक फॉर्मूला बन गया। हीट बराबर क्या हो गया बताओ? आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा जूल्स का लॉ है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल नामक एक साइंटिस्ट था, उसी के सम्मान में जूल यूनिट भी रखा गया, जूल हीटिंग इफेक्ट, HETING, हीटिंग इफेक्ट। फटाफट इतनी बात लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया सब बच्चा? हमारे साथ था कि पीछे था? साथ था। अब रेसिस्टेंस का हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। भाई सीरीज में हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, सीरीज में हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, ऐसे लगाते हैं। दो रेसिस्टेंस ही लिखेंगे, ये R1 है और R2। इन दोनों को मिलाकर के एक बड़ा रेसिस्टेंस बनेगा। इस बड़े रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये R इक्विवेलेंट क्या होता है सभी बच्चों को पता है, आप अपने से कॉपी में लिख लीजिए, ताकि रिवीजन के समय आप भूले नहीं कि सीरीज में भी एक बात हुई थी, क्योंकि आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो। और एक हमारा पैरेलल है। पैरेलल में रेसिस्टेंस कैसे कटेगा? एक रेसिस्टेंस ऐसे हो गया। अब ये मत बोलना कि सर जी ये रेसिस्टेंस का सिंबल भी हमें पता नहीं है। भाई रेसिस्टेंस का ही सिंबल होता है सिंबॉलिक रेजिस्टेंस, हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे ही सिंबलाइज करते हैं। और ये दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। देखो रेलवे ट्रैक के जैसा दिख रही है ये पैरेलल में, इसका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R1 है और ये R2 है, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। तो इसका 1/R इक्विवेलेंट जो होगी, 1/R इक्विवेलेंट जो होगी, 1 क्या होगी बताओ? R1 होगी, प्लस में क्या होगा भाई? 1/R2। ये सीरीज वाले फॉर्मूले हो गए, ये सीरीज वाले का फॉर्मूला। लिख लो फटाफट सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लो फटाफट, सभी बच्चे लिखो। ठीक है, चलिए ये बात में याद रखना है, हीट का फॉर्मूला वगैरह याद रखना है। एक और स्लाइड हमने काटा था, लिखो फटाफट। चलो एकदम कछुआ के स्पीड में चल रहा है लक्ष्य भैया, एकदम जमा जमा के लिख रहा है क्या? लिखो जमा जमा के लिखो। कोई बात, आदर्श भैया हमारा थोड़ा सा अथी हो गया, थक गया, वो जाना चाह रहा है, उसके चेहरे से लग रहा है थोड़ा सा पड़ता है। सुनो, ये बड़ा स्लाइड नहीं है, छोटी सी स्लाइड है, ये हम अपने समझने के लिए लिखे हुए हैं, तुम लोग मत पकाओ। ये जो सेल होता है ना, तुम जब मार्केट से सेल खरीद के लाते हो तो सेल पर क्या लिखा देखा हो कभी? 1.5 वोल्ट लिखा होता है। वोल्ट पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज नापते हैं, ठीक है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे वोल्टेज तो नापोगे ना, तो 1.5 वोल्ट नहीं दिखेगा, 1.4 वोल्ट दिखेगा, ठीक है? कम दिखेगा थोड़ा। तो तुम कहोगे सर 1.5 वोल्ट गलत लिखा हुआ है सर। नहीं सर, वो तो सही लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है वो। बट जब सर्किट एक होता है, ये ओपन सर्किट, ये किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं है, यानी इससे कोई बल्ब वगैरह या कोई सर्किट कंप्लीट नहीं गया, यानी इसमें से अभी कोई, मान लो कि ये हमारा सेल है, क्या इसमें से करंट पास हो रहा है क्या? नहीं कर, इसको किसी सेल को लगाएंगे सर्किट में तभी ना करंट पास होगा। तो कहता है जब इसमें से करंट पास करता है ना, इसकी वोल्टेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो दो अलग अलग नाम से दिखाते हैं। जो टर्मिनल पोटेंशियल ओपन सर्किट में दिखती है, फिर से बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल दिखेगा ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट मतलब क्या? जब कोई करंट सर्किट से नहीं आता। वो क्या कब होगा भाई? जब एक ऐसा सर्किट बनाए जब इससे होकर करंट नहीं पास होना चाहिए।
तब जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाए तो उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है इस बच्चे, सही बच्चे, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। बंद कर दो बेटा उसको, ईएमएफ सेल, देखो ये बच्चे, ईएमएफ, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ सेल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस across the ends of क्या, cell, when no current passes through, no current passes through cell। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब हमारी सेल जो है ना ओपन सर्किट में लगा हो, ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट मतलब नो करंट, कोई करंट। अब कैसे ये ओपन सर्किट बनेगा हम लोग पढ़ेंगे वी टेस्ट ऑन ब्रिज के थ्रू। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लिया जाए कोई सेल है, इस सेल में अभी कोई करंट नहीं पास है, तो इसको बोलेंगे ई नॉट, ई नॉट नहीं ई बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी ये सेल जो है ना ओपन सर्किट में, उसके नीचे ये लगा लो, सही बच्चे बना लो सर्किट में। ऐसे कोई बच्चा लिखा हुआ है इस वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 बताए, इसको हम बोलेंगे ई, इसको क्या बोलेंगे हम, ई बोलेंगे। अब मान लो कि इसी बैटरी को तुमने ऐसे, सेल को हमने ऐसे लगा दिया, सर्किट कंप्लीट कर दी, एक छोटा सा क्या लगा दिया बताओ, बल्ब लगा दिया, स्विच वगैरह भी लगा दिया, बट मैंने सीधा सीधा तार में जोड़ दिया। अब इसके बीच ये जो इसका, ये जो ई जो था, ये बन जाएगा क्या, वी। वी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की तब बात होती है जब हमारी सर्किट क्या होती है, क्लोज सर्किट। अगर कोई आदमी कुछ पूछे कि ईएमएफ क्या होता है, तो कहता कि बैटरी का ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब ओपन सर्किट में बैटरी होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। हमारी जो वी की वैल्यू होती है ना, ये जो वी होती है वो ई से क्या होती है, छोटी होती है, यानी ई क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और ई जो होता है रिलेशन होती है, ई बराबर होता है, ई में से आई आर माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। बड़ा स्मार्ट फार्मूला है, सभी बच्चे याद कर लो इसको। इतनी बात लिखो फटाफट। ये ट्रिपल स्टार का फार्मूला है भाई, कोई बच्चा नहीं भूलेगा। ई में से क्या माइनस कर लिया, आई है। आई क्या है, जब ये क्लोज सर्किट में लगाओगे, इस सर्किट से होके करंट पास होगा भाई, ये करंट हमारा ऐसे जाएगा, ये करंट हमारा ऐसे जाएगा। इस करंट की वैल्यू क्या है, आई है। और इस बैटरी के अंदर एक, जिस मटेरियल से ये बैटरी बनी हुई है, जिस मटेरियल से ये बैटरी बनी हुई है, उसका ये आर जो है ना, ये आर इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस का। आर क्या है बताओ, इंटरनल रेसिस्टेंस का। भाई हर एक मटेरियल बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होती है, इंटरनल रेसिस्टेंस होती है। इतनी बात हमें क्या रखना है, याद रखना। ठीक है, लिख लिया सब बच्चा, सभी बच्चे लिख लिया।
यहां से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे मैनिपुलेशन? करो मैनिपुलेशन। आई निकालने के लिए ई में से क्या करेगा बताओ? भी को माइनस करेगा, ई में से भी को माइनस करेगा, बराबर क्या लिखेगा? आई आर। और आई बराबर क्या होगा भाई? ई में से भी को माइनस करेगा और छोटे वाले आर से क्या कर देगा? करंट का वैल्यू निकाल कि हमारी ये जो सर्किट बनाया था हमने टेढ़ा मेढ़ा सा, वो सर्किट में कितने करंट निकालना है, कितना रेजिस्टेंस निकालना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या करोगे? जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है उसमें से वोल्टेज को क्या कर दोगे बताओ? माइनस कर देंगे। और इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होती है? ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल होती है। इतनी बात याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो कोई बैटरी है भाई, उसमें से करंट जाना है, रेजिस्टेंस वो ज्यादा कर देगा, तो करंट कैसे जाएगा यार? तो रेजिस्टेंस को तो छोटा ही होना होगा, जो बैटरी है, जो सोर्स है, उसके रेजिस्टेंस को हमेशा छोटा मानते हैं, ठीक है?